आपके लेक्चर्स तो देखते जा रहे हैं पर हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लग रहा है पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं, और एग्जाम तो हम एक भी दे ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लेके आए हैं एक रामबाण इलाज, हम लेके आए हैं आपके लिए बच्चों चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। तो आप जो भी चैप्टर्स हमारे वीडियोस में देख देख के कवर करते जा रहे हैं और कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हर चैप्टर का एक एक टेस्ट लिखें। इससे आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी हर चैप्टर की, एट द सेम टाइम आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी, जो पास होने के लिए सबसे क्रूशियल होता है। आप हमारे CS दुनिया ऐप में जाके चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जाके देखें और हर चैप्टर का एक एक टेस्ट, राइटिंग टेस्ट आप देते जाएं, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको एक एक चैप्टर याद होता चला जाएगा, जो आपके मेन एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी CS दुनिया ऐप को डाउनलोड करें। आओ, हेडिंग क्या लिखी है? कॉन्स्टिट्यूशन मैनेजमेंट। किसका कॉन्स्टिट्यूशन, किसका मैनेजमेंट, बताओ। वापस वापस वापस, ठीक है। किसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे? और कस्टोडियन। चलो, सबसे पहले एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एक कंपनी है, एक्सपर्ट है, जो आपको क्या बताती है, कहां कहां पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए, सबसे पहले उन्होंने बोला एसेट मैनेजमेंट कंपनी का अपॉइंटमेंट। मत देखो, बताओ, रिपीट है। कौन अपॉइंट करता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को? स्पॉन्सर, बस स्पॉन्सर। अगर ट्रस्ट डीड में ऑथराइजेशन है ट्रस्टी को, तो ट्रस्टी भी। याद आ रहा है? देखो क्या लिखा है, स्पॉन्सर इफ ऑथराइज बाय द ट्रस्टी, ट्रस्टी शैल अपॉइंट द एसेट मैनेजमेंट कंपनी व्हिच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेबी। फाइनली फिर सेबी अप्रूव, ठीक। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी टर्मिनेट कैसे? मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टी, पहला था मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टी और 75% ऑफ यूनिट होल्डर। वेरी गुड। नेक्स्ट, एनी चेंज इन द अपॉइंटमेंट ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी सब्जेक्ट टू सेबी से भी पूछो। और भाई, ट्रस्टी मैंने इशिका को अपॉइंट किया, इशिका को छोड़कर अब मैं किसको अपॉइंट करूं? सॉरी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब मैं ख्वाहिश को अपॉइंट कर रही हूं। पहले पहले सेबी की अप्रूवल ले लो, यूनिट होल्डर से पूछ लो, ताकि हमें जाने तो इशिका को क्यों हटाया जा रहा है। क्या पता इशिका काम अच्छे से कर रही हो इसलिए निकाला जा रहा हो, उसकी भी बातें सुनी जाएगी, ठीक है। तो सेबी, यस, एक बार सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा और सेबी अच्छे से पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन लेगा, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देगा किसको? इशिका को। डन। नेक्स्ट हेडिंग, किसकी एलिजिबिलिटी? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अभी ऊपर हमने पढ़ा कि भैया कौन म्यूचुअल फंड बना सकता है, कौन था स्पॉन्सर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं कि भैया एसेट मैनेजमेंट कंपनी का अगर हम इसको अपॉइंट करें तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। चलिए, सबसे पहला, एग्जिस्टिंग, अगर आप पहले से ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी थे, बाद में ये म्यूचुअल फंड के, है ना, ये रूल्स रेगुलेशंस आते हैं। इन केस एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक एग्जिस्टिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो प्लीज इसका भी हम क्या देखेंगे? साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, जनरल रेपुटेशन, फेयरनेस इन ट्रांजैक्शन, मतलब सेम वैसा ही जैसे ऊपर देखा था। एसेट मैनेजमेंट कंपनी पुरानी है, पहले से ही है, रूल्स रेगुलेशन नहीं आए, तो प्लीज, रूल्स रेगुलेशन आए हैं तो प्लीज देख लो पुरानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड है, वही जनरल रेपुटेशन फेयरनेस है कि नहीं जो हमने ऊपर पढ़ा। नेक्स्ट, एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या? फिट एंड प्रॉपर पर्सन, सेम ऊपर जो हमने पढ़ा था कि भैया हमारा म्यूचुअल फंड अगर बनेगा तो म्यूचुअल फंड में क्या क्या होना चाहिए, स्पॉन्सर क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्टर जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का क्या होना चाहिए? प्रोफेशनल एक्सपर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम ही क्या है? इन्वेस्ट करवाना प्रोफेशनली। तो इसका जो डायरेक्टर होगा, पर्सन हैविंग एडुकेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन दी फाइनेंस, किसमें? फाइनेंस में, फाइनेंशियल सर्विस। और क्या नहीं होना चाहिए? नॉट फाउंड गिल्टी, किसमें? मॉरल टर्पिड, कन्विक्टेड, इकोनॉमिक ऑफेंस, वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी लॉ। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बोला। पहला क्या बोला? पॉजिटिव क्या बोला? नहीं, इसी पॉइंट की बात करूं, स्पेसिफिक। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस किसमें? फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल सर्विस। क्या नहीं होना चाहिए? इकोनॉमिक ऑफेंस में और सिक्योरिटी लॉ। डन। चलिए, अभी यहाँ पे डायरेक्टर की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी? डायरेक्टर। अब डायरेक्टर की बात नहीं हो रही है, केएमपी की बात हो रही है, ठीक है। केएमपी में और भी लोग आते हैं ना डायरेक्टर के अलावा, कौन कौन आ जाता है? सीएस भी आ जाता है, सीएफए, सीईओ, एमडी, सब आ जाता है। चलो, की पर्सन जो भी है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, नॉट, वो भी नहीं, ऊपर बोला डायरेक्टर भी इन्वॉल्व ना इन सब में, और भैया की पर्सनल भी नहीं, नॉट फाउंड गिल्टी, मॉरल टर्पिट्यूड, कन्विक्टेड, इकोनॉमिक ऑफेंस ऊपर पड़ा था, वॉल्यूशन सिक्योरिटी, यहां तक तो चीजें सेम थी। इसके बाद कुछ डिफरेंट है। आओ, क्या डिफरेंट है? वर्क फॉर एनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, क्या बोला? केएमपी सुनो, तुम इन सब में ना हो इन्वॉल्व, और साथ में क्या लिखा है? किसी और एसेट मैनेजमेंट, कोई और म्यूचुअल फंड या एनी इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द पीरियड when registration has been suspended या फिर कैंसिल एट एनी टाइम बाय द बोर्ड, बोर्ड ने अगर किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रखा है तो उस टाइम पर आप भी वहां
की पर्सनल ना हो। समझ में नहीं आया? चलो सेबी की, एसबीआई की बात करते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड, ठीक है, इस एसबीआई म्यूचुअल फंड का की पर्सन मैं हूं, ठीक है। मुझे कहां का इन्वॉल्व नहीं होना। तीन बातें सेम कॉपी पेस्ट। क्या है पहला बताओ? मॉरल टर्पिड में नहीं, इकोनॉमिक ऑफेंस में नहीं, और सिक्योरिटी लॉज में भी नहीं, वॉल्यूशन। डन। और क्या बोला? कोई और म्यूचुअल फंड है, उसका कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तुम तो केएमपी हो ना, इंसान हो ना, तुम एज अ इंसान यहाँ म्यूचुअल फंड, देखो ये केएमपी म्यूचुअल फंड का केएमपी नहीं है, इसका एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसका की पर्सन। डन। एसबीआई म्यूचुअल फंड का एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का की पर्सन। किसी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, किसी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी में क्या ना हो, काम ना कर रहा हो जब इनका क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। पहला, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन, या फिर म्यूचुअल फंड का, या फिर इंटरमीडियरीज, मतलब या फिर इस म्यूचुअल फंड का कर दिया हो। क्या ये बातें समझ में आ रही है? अभी समझ में आई? अगर इसका कैंसिल कर दिया है, इसका कैंसिल कर दिया, या कोई भी इंटरमीडियरीज इनका कैंसिल कर दिया, आप उस टाइम पर इन पे काम करते थे, अगर आप यहाँ इन्वॉल्व थे तो आप यहाँ एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि की पर्सन का काम ही क्या था? वॉयलेशन नहीं करना। तुम्हारा वॉयलेशन हुआ, इस चक्कर में तुम्हारा कैंसिलेशन हुआ ना, तो तुम भी वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इसीलिए साफ बोल दे भैया, तुम फिर म्यूचुअल फंड में, एसबीआई म्यूचुअल फंड के एसेट मैनेजमेंट कंपनी में भी एलिजिबल नहीं हो। डन। कंसेप्ट क्लियर है? अब एक बार लैंग्वेज रीड करो, मुझे बताओ समझ में आ रही है? आया? सबको आ रही है समझ में? अनुकृति आया? चले जयश्री, चलो नेक्स्ट। क्या लिखा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हमारा म्यूचुअल फंड एसबीआई म्यूचुअल फंड है, ठीक है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के एसेट मैनेजमेंट कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये म्यूचुअल फंड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे, किसके? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें एटलीस्ट 50% क्या होने चाहिए? एसोसिएट नहीं होने चाहिए। नॉट एसोसिएटेड या फिर एसोसिएटेड इन एनी मैनर विद द स्पॉन्सर, मतलब स्पॉन्सर से एसोसिएटेड नहीं, स्पॉन्सर की सब्सिडी से भी नहीं, और ट्रस्टी से भी नहीं। मतलब कुल मिला के एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जो डायरेक्टर बैठेंगे उसमें कम से कम मिनिमम 50% जो डायरेक्टर होंगे वो डिफरेंट होंगे, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब ना स्पॉन्सर से जुड़े हो, ना स्पॉन्सर की सब्सिडी से, और ना ही ट्रस्टी से। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ू आगे। चेयरमैन किसका? चेयरमैन एसेट मैनेजमेंट कंपनी का चेयरमैन क्या नहीं होगा? इन्होंने कहा भैया एसेट मैनेजमेंट कंपनी का चेयरमैन किसका ट्रस्ट, सॉरी म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी नहीं होना चाहिए। देखो अगर तुम अपना ही बंदा सब जगह बैठा दोगे तो काहे की फेयरनेस? क्या ये बातें समझ में आ रही है? तो कुल मिला के अगर आप चाहते हो इंडिपेंडेंट डीलिंग रहे, फेयरनेस रहे, ट्रांसपेरेंसी रखे, तो प्लीज आपके सारे लोग अलग अलग होने चाहिए। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का चेयरपर्सन ट्रस्टी नहीं बनेगा म्यूचुअल फंड का। क्यों? क्योंकि ट्रस्टी का काम ही क्या है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी में ध्यान रखना, और इसने एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने ही बंदे को बना दिया ट्रस्टी, तो सेम हो गए ना? क्या बात समझ में आ रही है? पक्का? लास्ट, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की नेटवर्थ कम से कम कितनी? 50 करोड़ होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? इसके लास्ट के पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, फटाफट क्या पढ़ा हमने? एसेट मैनेजमेंट कंपनी की एलिजिबिलिटी, पहला क्या पढ़ा? एग्जिस्टिंग है तो हम रिकॉर्ड देखेंगे तुम्हारा, ठीक है, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, जनरल रेपुटेशन, फेयरनेस इन ट्रांजैक्शन। सेकंड, फिट एंड प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट, डायरेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, एक्सपीरियंस होना चाहिए। फाइनेंशियल फाइनेंशियल सर्विसेज का क्या नहीं होना चाहिए? 3 जगह पर, मॉरल टर्पिट्यूड, सिक्योरिटी लॉस, और इकोनॉमिक ऑफेंस। की पर्सन भी आपका ये 3 नहीं होना चाहिए, और साथ में वर्क भी ना कर रहा हो किसी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड, इंटरमीडिएट जिसका सस्पेंशन या फिर कैंसिलेशन है। डन। नेक्स्ट, उसके बाद 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एसोसिएट नहीं होने चाहिए, किससे? स्पॉन्सर, उसकी सब्सिडरी और उसकी ट्रस्टी से भी। डन। नेक्स्ट, एसेट मैनेजमेंट का चेयरमैन ट्रस्टी बिल्कुल नहीं बनने वाला। लास्ट वाला पॉइंट, नेटवर्क कम से कम। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है? टॉपिक ऊपर जब हमने पढ़ा था एसेट मैनेजमेंट कंपनी का पढ़ेंगे, और किसका? कस्टोडियन। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का पढ़ लिया, ठीक है, कैसे अपॉइंटमेंट होता है ये समझ में आ गया, ठीक है। फिर उसकी एलिजिबिलिटी समझ में आ गई। अब कस्टोडियन बताओ, कस्टोडियन कौन था? कंसेप्ट बताओ। कस्टडी में रहता है, ठीक है।
अब यहाँ पे कस्टडी की बात हो रही है, आ जाओ क्या बोल रहा है, म्यूचुअल फंड चलो अपॉइंट, म्यूचुअल फंड क्या करेगा, किसको अपॉइंट करेगा, चलो, म्यूचुअल फंड शैल अपॉइंट कस्टोडियन टू कैरी आउट द कस्टोडियल सर्विस, ठीक, स्कीम ऑफ द फंड एंड सेंड इंटीमेशन टू द सेम टू द बोर्ड, कितने दिन के अंदर, 15 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द कस्टोडियन। पहला पॉइंट वापस क्या बोल रहा है, म्यूचुअल फंड क्या करेगा, पहली फुर्सत में कस्टोडियन को अपॉइंट करो, और जिस दिन आपने अपॉइंट किया वहां से 15 दिन के अंदर अंदर सभी को बता दो, इन्फॉर्म कर दो कि भैया ये अपॉइंट कर लिया, ये बंदा हमारा काम कर रहा है। जरूरी है कस्टोडियन के बारे में सभी को भी पता रहना, क्योंकि उसकी कस्टडी में सब कुछ रहेगा। आपकी स्कीम किस टाइप की है, स्कीम का जो पैटर्न होगा उससे रिलेटेड जो एसेट होंगे इसकी कस्टडी में होगा, ठीक। हाउएवर इन केस ऑफ गोल्ड, देखो स्कीम का नाम क्या है, स्कीम का नाम क्या है, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम, एसेट क्या हो गया, गोल्ड, तो भैया गोल्ड इसके पास संभाल के रखा होगा ना, देन गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में केप्ट इन द कस्टडी ऑफ द कस्टोडियन, कस्टोडियन कौन, सेबी रजिस्टर्ड। अगर आपकी स्कीम क्या है, सिल्वर एक्सचेंज ट्रेड फंड स्कीम है, तो एसेट आपकी क्या हो गया, सिल्वर हो गया या सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्या बात समझ में आ रही है। इन्होंने बोला यहीं पे एक और पॉइंट बोल दिया, अगर आपकी स्कीम किससे रिलेटेड है, रियल स्टेट से रिलेटेड है, तो टाइटल डीड मतलब वो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट हो गए आपके, ठीक है, हेल्ड बाय इट, केप्ट कस्टडी। तो कुल मिलाकर एग्जाम्पल दे दे के आपको बता रहे, फर्स्ट अपॉइंटमेंट सिंपल यही है, अपॉइंट करो कस्टोडियन को म्यूचुअल फंड, और सेबी को इन्फॉर्म कर दो 15 दिन के अंदर। आज मैंने अनुष्का को अपॉइंट किया, यहां से 15 दिन के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, सेबी को इन्फॉर्म कि भैया मैंने अपॉइंट कर लिया, मैं म्यूचुअल फंड हूं। देखो म्यूचुअल फंड क्या है, कंपनी का नाम है, बॉडी कॉर्पोरेट है ना, इसके सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो जिस दिन मैंने अपॉइंट किया 15 दिन के अंदर इन्फॉर्म। बाद में इसके जो पॉइंट्स है वो बस आपको क्या बता रहे कि भैया स्कीम गोल्ड की है, सिल्वर की है, रियल एस्टेट की है, तो कस्टडी में उससे रिलेटेड एसेट ही आएंगे, डन। या तो गोल्ड या तो सिल्वर या तो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी के वो डॉक्यूमेंट या फिर उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, ठीक। चलो अब अग्रीमेंट कर लो, म्यूचुअल फंड पहली फुर्सत में एंटर करो कस्टोडियन अग्रीमेंट। तो कस्टोडियन अग्रीमेंट वो अग्रीमेंट होता है बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड कस्टोडियन, दो पार्टी, पहली कौन है म्यूचुअल फंड और दूसरी पार्टी कौन है कस्टोडियन खुद। चलो, शेल कंटेन द क्लॉजेस, क्लॉजेस मतलब क्या, टर्म्स एंड कंडीशन। उस अग्रीमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखो जो भी नेसेसरी इफिशिएंट ऑर्डरली कंडक्ट अफेयर्स ऑफ द कस्टोडियन, कस्टोडियन के काम को करने के लिए जो जरूरी है सारे टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई करो। नेक्स्ट, however the agreement and the service contract terms appointment of the custodian shall be entered into with the, किससे पूछो, ट्रस्टी की परमिशन पहले लगेगी, तब ये सारी चीजें होंगी। क्लियर, पक्का, समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स। नेक्स्ट क्या लिखा है, कैसे स्कीम को लॉन्च किया जाता है, आओ। नो स्कीम लॉन्च बाय द एसेट मैनेजमेंट कंपनी अनलेस ट्रस्टी की अप्रूवल और कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट सेबी। देखो भाई कोई भी चीज अगर लॉन्च कर रहे हो तो सेबी से तो गुजरना पड़ेगा, तो पहले कौन देखेगा, ट्रस्टी, फिर उसके बाद कौन, सेबी को दो। चलो, ऑफर डॉक्यूमेंट में सारे डिस्क्लोजर देने का जो भी जरूरी है इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड पे मिनिमम फाइलिंग फीस। देखो सेबी को कुछ भी दे रहे हो बच्चों, मैंने हमेशा ही तुम्हें बताया है कि कुछ भी दे रहे हो फीस जाती है, बस कहीं लिख दिया जाता है कहीं नहीं लिखा रहता है, फीस ऑलवेज है, ठीक है। चलो, फीस सेबी को देना है जब ऑफर डॉक्यूमेंट आप दोगे। बैलेंस, स्टार्टिंग में आपको इनिशियल फीस देनी पड़ेगी, बाद में बैलेंस आपको कब देना पड़ेगा, जब भी सेबी स्पेसिफाई करे। तो जब आपने ऑफर डॉक्यूमेंट दिया कि देखो सही है कि नहीं, उस टाइम पे एक इनिशियल फीस, बाकी फीस भी आपको देनी पड़ेगी, डन, पक्का। चलो अब आपने अपनी स्कीम को क्या करने जा रहे हो, लिस्ट करने जा रहे हो। लिस्टिंग करने के लिए कुछ इन प्रिंसिपल हम पढ़ते थे, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेने का। चलो, listing of the unit on the recognized stock exchange, asset management company of the mutual fund take all the necessary steps obtain the in principle approval। asset management company तुम्हारी responsibility बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेने की, ठीक। बिफोर लिस्टिंग ऑफ द यूनिट एसेट मैनेजमेंट कंपनी एग्जीक्यूट द अग्रीमेंट। बच्चों मुझे बताओ, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, लिस्टिंग अग्रीमेंट करना होता है। तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, पहला पॉइंट क्या बोलता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल, और दूसरा क्या बोलता है रुको रुको पहले अग्रीमेंट फिर बाद में इन प्रिंसिपल अप्रूवल, डन, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बढ़ू आगे, एवरी क्लोज एंडेड स्कीम, दो टाइप की स्कीम पड़ी थी, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। बताओ जरा, ओपन एंडेड ऑल टाइम ओपन, कभी भी आओ कभी भी जाओ, लिक्विडिटी ज्यादा। क्लोज एंडेड जब स्कीम आएगी तभी, जब मैच्योरिटी होगी तभी जाने का, लिक्विडिटी कंपैरिजन वाइज उतनी नहीं है जितनी ओपन एंड में है। चलो, एवरी क्लोज एंडेड स्कीम, इन्होंने बोला भैया हम इसकी बात नहीं करें, कौन है ये चीज जो बार बार आ जाती है, क्या है ये,
इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, गवर्नमेंट वाली ईएलएसएस, ठीक है। ईएलएसएस इसका लॉक इन पीरियड होता है, गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दे रखी है टैक्स वगैरह से। इसमें हम क्लोज एंडेड स्कीम की बात करें, इसकी बात नहीं करें। शेल बी लिस्टेड विद इन टाइम पीरियड सब्जेक्ट टू स्पेसिफाई बाय दी सेबी। कुछ नहीं बताया, सारी क्लोज एंडेड स्कीम लिस्ट होंगी जैसा सेबी ने बता के रखा है। चलिए, नो स्कीम अदर देन इनिशियल ऑफरिंग पीरियड ऑफ, सेम वही इनिशियल ऑफरिंग पीरियड, हम ईएलएसएस की बात नहीं करें। कोई भी स्कीम कैन बी ओपन फॉर द सब्सक्रिप्शन मोर देन, मतलब कोई भी स्कीम, क्या बोला, 15 दिन से ज्यादा ओपन नहीं होगी ईएलएसएस को छोड़कर, मतलब उसका ड्यूरेशन ज्यादा है, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन स्पेसिफाइड इन दी ऑफर डॉक्यूमेंट, स्पेसिफाई किया होगा। इन केस ओवर होता है तो प्लीज हर किसी को कम से कम 5000 तो यूनिट पक्के से देना, फुल अलॉटमेंट सब्जेक्ट टू ओवर सब्सक्रिप्शन। चलो इसको और अच्छे से समझे। पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन पॉइंट की बात करें, ठीक है। चलो, 6 तक तो कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों, 7 समझाऊं? चलो वापस। 7 क्या बोलता है? विंडो ओपन का टाइम क्या है? 15 दिन। एलएस की बात नहीं कर रहे, उसमें ज्यादा टाइम। नेक्स्ट क्या बोला है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नॉर्मल आईसीडीआर मुझे बताओ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है? 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है? 90%। सब्सक्राइब होगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नहीं। इन्होंने कहा कि आपका क्या है मिनिमम, क्या है ओवर सब्सक्रिप्शन, सब बता दो। मिनिमम भी बता दो, मैक्सिमम भी बता दो कि भैया 150 से ज्यादा आ गई तो 100% नहीं, 150 आ गया, कितना हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा मिनिमम मैक्सिमम सब बता दो, ठीक। चलो, ऑफर डॉक्यूमेंट में सारी चीजें स्पेसिफाई होंगी। इन केस ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में मुझे, तुम लोग सब यूनिट होल्डर हो, तुम लोगों ने म्यूचुअल फंड में अप्लाई किया, ठीक है। कितनी यूनिट अप्लाई कर रखी है? सबने अपनी अपनी अलग अलग कर रखी है। इन्होंने कहा कि प्लीज ऑल एप्लीकेंट्स, जितने भी एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है, उन्हें अप टू कितना, 5000 तक का, उनको जितना उन्होंने मांगा उनका उतना दे दो। वेदांत ने 1 लाख मांगा है, इसका मैं कम कर सकती हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? प्रपोर्शनेटली, प्रो राटा बेसिस पढ़ते थे, प्रपोर्शनेटली कम किया जाता था। लेकिन मैं कह रही हूँ अनुष्का अनुकृति ने 5000 से कम मांगा है। जिसने 5000 से कम मांगा है, लैंग्वेज देखो क्या लिखा है, अप टू, जिसने 5000 से कम मांगा है, जितना मांगा है उतना दे दो, उनको प्रपोर्शनेटली कम मत करो। उससे ज्यादा लोगों को क्या करो, कम कर दो। इसने 1 लाख मांगा है, 80 कर दो। अनुकृति ने 70 मांगा है, कम कर दो। लेकिन जिसने 5000 यूनिट तक का मांगा है, मतलब छोटे छोटे लोग हैं यार, इन छोटे लोगों का मांगा ही 2-4 है, तुम उसको भी और कम करोगे, जीरो में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, क्या ही दोगे। तो प्लीज छोटे लोग, कितने छोटे, 5000 यूनिट्स तक के लोगों को बोला भैया इनको तो उतना ही देना जितना उन्होंने मांगा है, इनका कम मत करना, और बाकी सबका कम कर देना। इन केस ओवर सब्सक्रिप्शन, रीड करियो, ऑल एप्लीकेंट्स, वो सारे एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया अप टू 5000 यूनिट मस्ट गिव फुल अलॉटमेंट सब्जेक्ट टू ओवर, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन का बस ख्याल रखना, पता चला सबको दे रहे हैं तब भी ओवर सब्सक्रिप्शन की लिमिट क्रॉस हो जा रही है, उसका ख्याल रखना। डन। नेक्स्ट, एसेट मैनेजमेंट कंपनी रिक्वायर्ड रिफंड, अगर क्या ना हो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा तो। ऑल्सो एक्सेस ओवर सब्सक्रिप्शन, हमने कहा था 120 हमारा हाईएस्ट है, आई 150 तो 30 भी देना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता तो रिफंड करने का, और सब्सक्रिप्शन का जो भी आपको रिफंड करना है, इसके लिए हमने आपको दिए कितने, 5 दिन, जब भी सब्सक्रिप्शन क्लोज होता है वहां से। डन, पक्का। बढ़ू आगे, हेडिंग बताओ क्या लिखा है। बहुत जनरल बात है। अब अक्सर ऐड देखा है तुम लोगों ने, देखा ऐड, ऐड में क्या लिखा देखा है? चलो ये सब पढ़ेंगे अब, बस बस यही लाइन प्रॉपर लॉ ने बोल रखी है, ठीक है। म्यूचुअल फंड के कोड ऑफ कंडक्ट, स्कीम नॉट ऑर्गेनाइज ऑपरेट मैनेज इन द इंटरेस्ट ऑफ दी, इन्होंने कहा भैया स्कीम किसके फायदे के लिए, स्पॉन्सर के फायदे के लिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्टर के फायदे के लिए है क्या, या कुछ यूनिट होल्डर, स्पेशल क्लास के यूनिट होल्डर के लिए? नहीं ना। तो साफ लिखा है भैया सुनो, स्कीम ना ऑर्गेनाइज ऑपरेट मैनेज इन द इंटरेस्ट, इन लोगों के इंटरेस्ट के लिए नहीं होगी, वो तो सबके इंटरेस्ट के लिए ना। तो प्लीज स्कीम को इस तरीके से बनाओ जो सबका भला करे, बस इन गिने चुने लोगों का भला ना हो। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, इंश्योर करो इंफॉर्मेशन एडुकेट फेयर एक्यूरेट टाइमली मिल जाए सारे स्टेक होल्डर को। डन, जनरल बातें चल रही है। नेक्स्ट, एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ द बिजनेस विद द ब्रोकिंग फर्म एंड एसोसिएट शुड बी अवॉइडेड, भैया इनके साथ ज्यादा बिजनेस मत करो, नहीं तो इनका कमीशन, इनका एक्सपेंस खर्चा हो जाता है, भैया हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। स्कीम वाइज सेग्रीगेशन ऑफ द बैंक अकाउंट,
हर स्कीम का बैंक अकाउंट अलग होगा। पता चला पैसे की खिचड़ी। वेदांत ने बोला दीदी इनकम ओरिएंटेड में हो, अनुष्का ने बोला नहीं दीदी हम तो ग्रोथ में हूँ, उसने बोला मैं हाइब्रिड फॉर्म में हूँ, उसने बोला रियल स्टेट में हूँ। भैया सबका बैंक अकाउंट अलग रखो ना, नहीं तो सबके पैसे एक जगह खिचड़ी हो जाएगी। तो साफ बोले सेग्रीगेशन होना चाहिए बैंक अकाउंट का और सिक्योरिटी अकाउंट्स का। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डिंग विद दी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। स्कीम में बताया था ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग गोल्ड का पैसा गोल्ड में, सिल्वर का पैसा सिल्वर में, रियल स्टेट का पैसा रियल स्टेट में। नॉट यूज एनी unethical means, high standard of the integrity fairness maintained by the trustee and the asset management company, please standard रखो। एंड लास्ट क्या लिखा है, मतलब एग्जैजरेट करना, मतलब बहुत बड़ा चढ़ाकर। मैंने कहा भैया सुनो, आप बड़ा चढ़ा के कुछ मत बोलो, जो है वो बताओ। आप एक तरीके से चीटिंग फ्रॉड करने का सोच रहे हो, बातें समझ में आ रही है? डन डन डन। आओ एडवर्टीजमेंट कोड, ये है वो एडवर्टीजमेंट कोड। पहला एडवर्टीजमेंट क्या होना चाहिए, एक्यूरेट, फेयर, क्लियर, कंप्लीट, अनएम्बिगुअस एंड कंसाइज। पहला वाला पॉइंट पॉजिटिव है, दूसरा वाला पॉइंट नेगेटिव है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट नॉट फॉल्स, मिसलीडिंग, बायस, डिसेप्टिव, मतलब धोखा देना, बेस्ड ऑन दी अजम्पशन, कुछ भी अजम्पशन बेस में बातें करे। पहला सही होना चाहिए, दूसरा बोला गलत नहीं होना चाहिए। तीसरा जरा पढ़ो और मुझे बताओ क्या बोल रहे। भाई हमने तो देखा है, सचिन को देखा है, धोनी को देखा है। लिख लो ये स्टेटमेंट। नो सेलिब्रिटीज, क्या लिखा है, नो सेलिब्रिटी शेल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द एडमिन, मींस अलाउड ओनली टू दी अवेयर। तुम देखना हमेशा से वो नॉर्मल म्यूचुअल फंड की अवेयरनेस की बातें कर रहे होते, ये नहीं बोल रहे होते एसबीआई म्यूचुअल फंड से लो, ये नहीं बोल रहे होते एचडीएफसी म्यूचुअल फंड से लो, ये नहीं बोल रहे होते। वो बस अवेयरनेस के लिए बातें कर रहे होते। बस लास्ट में वो बस एसबीआई से लिख देते बस। वो ये नहीं बोलते कि भैया एसबीआई म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, वो कह रहे भैया म्यूचुअल फंड को प्रमोट करे। तो मींस अलाउड अवेयरनेस अबाउट द म्यूचुअल फंड, नॉट द स्कीम एंड द ब्रांड। क्या ये बातें समझ में आ रही है? तो बिल्कुल मत कंफ्यूज होना इस लाइन से कि भैया सेलिब्रिटीज तो हमने तो देखा है भाई, खुद अपनी आंखों से देखा है, किसी ने बताया होता तो बात अलग होती है, हमारी आंखें देख रही है ना। चलो लिख लिया सब, बिल्कुल खत्म केस लग रहे हो, क्यों क्या हो गया? नेक्स्ट, नो एडवर्टीजमेंट डिसक्रेडिट अदर एडवर्टीजमेंट। अक्सर ऐड देखा है, ये वाला डिटर्जेंट बार यूज करो, ये वाला मत करो। उन्होंने कहा भैया दूसरे का तुम ऐसे कंपेयर मत करना, किसी को भी क्या नहीं करना है। हाँ ऐसे ही नॉर्मल टिकिया, साधारण टिकिया, है ना, साधारण, और ये रिन की, ऐसा नहीं करने का। इन्होंने बोला भैया म्यूचुअल फंड को प्रमोट करो, दूसरे प्रोडक्ट को डिसग्रेड नहीं करने का। और ये वाली बात तो क्या बम बात बोली उन्होंने, देखो क्या लिखा है, एडवर्टीजमेंट जब भी ऐड दोगे ना, फटाफट से एक लाइन आती है ना, क्या आती है लाइन, क्या ऐसे ही है क्या, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट, रीड ऑल दी स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। कितनी फटाफट में बोलते हो, क्यों? क्योंकि लॉ ने उसे बोला है नो एडिशन नो डिलीशन ऑफ द वर्ड। ये लाइन एज इट इज आपको बोलनी है, ये थोड़ा ना बोला फटाफट नहीं बोलनी है, तो फटाफट बोल देते हैं। हम बोल सब रहे हैं लेकिन इतनी जल्दी बोल रहे कि मजा ले कोई सुन ले। चलो अब देखो, इनको ये मालूम था कि ये लोग फटाफट बोलेंगे, तो क्या बोल दिया, ऑडियो और विजुअल। तुम नोटिस करो एक फॉर्मल सा डॉक्यूमेंट आ जाता है और उसे रीड भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि बस दिखाएंगे तो इतना तो समय रहते नहीं कोई पढ़ेगा, तो इसे तुम रीड करो। ऑडियो विजुअल दोनों होना चाहिए, वार्निंग इन द विजुअल होना चाहिए, वॉइस ओवर होनी चाहिए, पूरा ऑडिबल होना चाहिए, सुनाई देना चाहिए क्लियर, अंडरस्टैंडेबल मैनर। इन्होंने कहा ये पूरे पूरे हमें 14 वर्ड सुनाई देने चाहिए एटलीस्ट। ये देखो ये फायदा उठाया उन्होंने, क्या बोला इन्होंने, कम से कम 5 सेकंड। तो कहते 5 ना तो 5 ही सेकंड लेंगे हम, क्योंकि ज्यादा में तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड का भी पैसा होता है मिनट के हिसाब से, कितने पैसे होते हैं। तो भाई ये फॉर्मेलिटी है, लॉ ने बोला है करना है तो हम कर रहे हैं, और 5 मिनट बोलो तो मिनिमम 5 मिनट, इसलिए फर्र करके बोलते हैं और इसको खत्म करते हैं। क्योंकि ये बोलेंगे तो भैया सामने वाला तो नहीं लगाएगा ना पैसा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्या बोला, एडवर्टीजमेंट नॉट बी डिजाइन टू मिसअंडरस्टूड, कुछ भी गलत फहमी वाला नहीं। क्या एडवर्टीजमेंट कोड समझ में आया? ठीक, कभी भी घुमा फिरा के क्वेश्चन बना दिया कि भैया एक सेलिब्रिटी है उसने ये कर दिया, तो आप हमें बताइए इसने कोड ऑफ कंडक्ट एडवर्टीजमेंट का ब्रेक किया है कि नहीं किया, तो सारे पॉइंट्स आपको ये बताने पड़ेंगे। ठीक चलो, एडवर्टीजमेंट कोड अच्छे से समझ में आए, फटाफट पहला क्या बोलता है, पॉजिटिव क्या होना चाहिए,
एक्यूरेट होना चाहिए, फेयर, क्लियर, कंप्लीट, अनएम्बिगुअस और कंसाइज। सेकंड क्या बोलता है? फॉल्स नहीं, मिसलीडिंग नहीं, बाइस नहीं, डिसेप्टिव नहीं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? किसी सेलिब्रिटी को मत यूज करो, बट अवेयरनेस के लिए कर सकते हो, मतलब ब्रांड को प्रमोट नहीं करो। नेक्स्ट क्या बोलता है? किसी और को डिस्क्रेडिट नहीं करना है, गलत नहीं बोलना है। नेक्स्ट, ये वर्ड्स हमने दे रखे 14 वर्ड्स, ये प्रॉपर बोलने हैं। 6 पॉइंट क्या बोलता है? ऑडियो भी और विजुअल भी दोनों, और कम से कम 5 सेकंड ये 14 वर्ड्स दिखने चाहिए। और फाइनली लास्ट क्या बोला? कुछ भी एडवर्टीजमेंट ऐसा ना हो जिसे मिसअंडरस्टूड हो। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? रिस्ट्रिक्शंस। किसमें रिस्ट्रिक्शन? म्यूचुअल फंड, तुमको आंख बंद करके कहीं भी पैसा नहीं लगाना है, पैसा डुबा दोगे। रिस्ट्रिक्शंस, म्यूचुअल फंड को बता के रखा है कहां कहां पैसा लगाना है, कहां कहां पैसा नहीं लगाना है। चलिए, पहला, जो भी स्कीम होगी एसबीआई बैंक की म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम, नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ एनएवी, एनएवी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इन दी डेट इंस्ट्रूमेंट। आप क्या नहीं करोगे? डेट इंस्ट्रूमेंट में 10% ही बस लगाओगे, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप कौन हो? सिंगल इश्यूअर हो, विच आर रेटेड, जिसको रेट कितनी मिली है? नॉट बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड बाय दी सीआरए। कौन है ये? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने एक रेट दे रखा है, ग्रेड दे रखा है आपको, एक मिनिमम कि भैया इतना तो होना चाहिए उस ग्रेड के, और आप एक सिंगल इश्यूअर हो तो भैया हमने तुमको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कितना रिस्ट्रिक्ट कर दिया? 10% ही बस लगा सकते हो डेट में। नेक्स्ट, हाउएवर सच लिमिट 10 का 12 कर देंगे, लेकिन ट्रस्टी और किससे पूछना है? ट्रस्टी और ट्रस्टी के बोर्ड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी अगर अग्री करेगी तो 10 का बस 12, उससे ज्यादा नहीं बढ़ने दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है नॉट इन्वेस्ट किसमें नहीं लगाएगी? अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट तो बिल्कुल नहीं लगाएगी, कमर्शियल पेपर में भी नहीं लगाएगी क्योंकि अनलिस्टेड हो तुम। एक्सेप्ट, सरकार को क्या लिस्ट की जरूरत है, सरकारी है जो सब करवा रही है, उन्होंने कहा भैया हम तो सरकारी है, तुम हम में लगा सकते हो, अदर मनी मार्केट में लगा सकते हो, डन। हाउएवर जो स्कीम है मे इन्वेस्ट अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल, ऊपर बोला कि अनलिस्टेड में तो नहीं लगाओगे, लेकिन अनलिस्टेड वो डेट था, डेट में सब कवर होता है, कन्वर्ट नॉन कन्वर्ट सब। इन्होंने क्या बोल दिया? हम नॉट कन्वर्ट की अगर हम बात करें तो हम 10% तक का मैक्सिमम लगा सकते हैं डेट पोर्टफोलियो ऑफ द स्कीम में, लेकिन सब्जेक्ट टू सेबी जो स्पेसिफाइड करे। क्लियर है? पहला दूसरा पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट रीड करोगे आप लोग खुद। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? म्यूचुअल फंड नॉट ओन, म्यूचुअल फंड खुद 10% से ज्यादा वोटिंग राइट नहीं लेगी। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर, एक स्कीम से दूसरे स्कीम में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ओनली किस प्राइस में करोगे? जो भी प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस होगा, कंफर्मिटी विद द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। साफ साफ इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला अगर आप एक स्कीम से दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हो तो ट्रांसफर करने का अमाउंट मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वही होगा, और सिक्योरिटी सो ट्रांसफर, जो सिक्योरिटी ट्रांसफर की जा रही है उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव स्कीम ऑफ विच सच ट्रांसफर हैज बीन मेड, प्लीज वो एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, स्कीम में इन्वेस्ट टू अनदर स्कीम, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। कंडीशन क्या बोल दिया? एक स्कीम से दूसरी स्कीम, मैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मेरे अंदर 10 स्कीम चल रही है, मेरी ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी की एक स्कीम से दूसरी स्कीम में पैसा लगाया जा सकता है। वापस रीड करो क्या बोलता है? स्कीम में इन्वेस्ट अनदर स्कीम, ए स्कीम रियल स्टेट स्कीम गोल्ड में, गोल्ड रियल स्टेट में लगा सकती है, लेकिन क्या बोल दिया? कंडीशन क्या है? सेम एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वो स्कीम होनी चाहिए, या फिर एनी अदर म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, लेकिन विदाउट चार्जिंग एनी फीस, फीस वगैरह चार्ज नहीं करेंगे। एग्रीगेट ऑफ द इंटर से स्कीम इन्वेस्टमेंट, जो ये स्कीम इन्वेस्टमेंट जो हुआ है उसका जो एग्रीगेट है मेड बाय ऑल दिस स्कीम नॉट, कितने से ज्यादा नहीं होगा? 5% एनएवी ऑफ द म्यूचुअल फंड। अगर म्यूचुअल फंड के 5% ज्यादा नहीं है तो विदाउट फीस होगा, अगर 5% से ज्यादा होगा तो फिर फीस लगेगी। ठीक है, कुछ याद है ना? फंड ऑफ फंड स्कीम इंडिया में अप्लाई नहीं,
लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन एक दे रखी है, ये अलाउ करके रखा है। कंडीशन सेम एसेट मैनेजमेंट है या फिर 5% से कम है तो अलाउड, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, बाय और सेल। क्या? ऑल म्यूचुअल फंड्स का जो भी खरीदना बेचना है ऑन द बेसिस ऑफ दी डिलीवरी, जब डिलीवरी होगी उसी दिन हम लेंगे बाय बाय, उसी दिन लेंगे सेल बाय। ऑल सिक्योरिटी परचेज ट्रांसफर इन द नेम ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम, सारी सारी जो सिक्योरिटीज है परचेज ट्रांसफर स्कीम के नाम पर ही जाएंगी। नो म्यूचुअल फंड स्कीम शेल मेक इन्वेस्टमेंट, किसमें नहीं इन्वेस्ट करेगी? अनलिस्टेड सिक्योरिटी में नहीं। अब थोड़ा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। फिर से रीड करेंगे। कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्ट नहीं करेगी किसमें? स्पॉन्सर के एसोसिएट या ग्रुप कंपनी में, उनकी किसमें? अनलिस्टेड सिक्योरिटी। तुम खुद सोचो यहां हो क्या रहा है, म्यूचुअल फंड का पैसा है, एसबीआई म्यूचुअल फंड का पैसा हम कहां लगा रहे हैं? एसबीआई की जो अनलिस्टेड सिक्योरिटी है, लेकिन एसबीआई बैंक के किसमें? एसोसिएटेड ग्रुप कंपनी में। मतलब तुम तो फायदा उठा रही हो, क्योंकि तुम्हारा स्टेक है यहाँ पर, तुम्हारा सब कुछ जुड़ा हुआ है, तुम ही स्पॉन्सर हो इस म्यूचुअल फंड के, तो तुम अपनी ग्रुप और अपनी एसोसिएट कंपनी में पैसा लगा रहे हो, वो भी अनलिस्टेड, अलाउड नहीं है। म्यूचुअल फंड की स्कीम का पैसा कहाँ नहीं लगेगा? स्पॉन्सर के एसोसिएटेड और ग्रुप कंपनी की अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में नहीं। डन। फिर से स्पॉन्सर के एसोसिएट ग्रुप कंपनी, अगर कोई भी सिक्योरिटी प्राइवेटली प्लेस किया जा रहा है तो स्पॉन्सर के ग्रुप और एसोसिएट को प्राइवेटली प्लेस नहीं किया जाएगा। एनी सिक्योरिटी प्राइवेट प्लेस समझते हैं, पब्लिकली नहीं दे रहे। नेक्स्ट, स्पॉन्सर की ग्रुप कंपनी की लिस्टेड कंपनी में भी मत लगाना। ऊपर जब हमने पढ़ा था स्पॉन्सर की ग्रुप कंपनी के अनलिस्टेड में नहीं, तो वहां से दिमाग में क्या रहता? अच्छा लिस्टेड में लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुनो उस लिस्टेड में मत लगाना जिसमें स्पॉन्सर का स्टेक कितना है? 25% तक का नेट एसेट है। मतलब स्पॉन्सर जानबूझकर अपनी ही कंपनीज में लगा रहे हैं, नहीं चलेगा। नो म्यूचुअल फंड शेल मेक एनी इन्वेस्टमेंट इन दी फंड ऑफ फंड स्कीम, फंड ऑफ फंड स्कीम में नहीं लगाएगा क्योंकि इंडिया में अलाउड नहीं है, ऊपर पढ़ा था हमने। नो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कितना? 10% ऑफ दी एनएवी इन दी इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, ऊपर भी पढ़ा था 10% ज्यादा नहीं वोटिंग पावर, उसी को बोला है यहाँ पर। ऑल इन्वेस्टमेंट बाय द म्यूचुअल फंड स्कीम इन दी इक्विटी शेयर या फिर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट ओनली लिस्टेड या फिर टू बी लिस्टेड। जितनी भी लिस्टिंग जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो लिस्टेड या फिर जो लिस्ट होने जा रही हो उसमें लगाने का। क्लियर है बच्चों? बोलो। अब जनरल बातें, क्वेश्चन फटाफट रीड करेंगे आप लोग। What are the avenues available to Indian mutual fund for the investment abroad? बाहर पैसा कहाँ लगा सकते हैं? एडीआर, जीडीआर, इक्विटी, ओवरसीज कंपनी, फॉरेन डेट, सिक्योरिटी, मनी मार्केट, गवर्नमेंट, डेरिवेटिव, शॉर्ट टर्म, सब बाहर हम कर रहे हैं। बस बाहर के लिए नाम थोड़े अलग अलग, जहां नाम अलग नहीं तो ओवरसीज चिपका दो, फॉरेन चिपका दो। ठीक। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? एकदम जनरल। म्यूचुअल फंड की यूनिट की क्या प्राइस है? इन्होंने बोला कि भैया सुनो जो भी प्राइस दोगी ना सेबी बताएगा वही। अक्सर याद करो हम सेबी की प्राइसिंग पढ़ते हैं कि भैया स्टॉक मार्केट में देखो कितने साल का क्या है उसका देखो, ठीक है। देन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर मेथड बताओ, सेल की रिपर्चेज करने की मेथड की क्या प्राइसिंग है जो सेबी ने बताया। प्लीज जो भी प्राइस होगा इंश्योर नॉट बी लोअर देन, आपकी जो भी नेट एसेट वैल्यू होगा उसका 95% से कम प्राइस नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट सिंपल, प्राइस वही होगा जो सेबी बोलेगा। एसेट मैनेजमेंट कंपनी तुम्हें पूरी मेथड बतानी पड़ेगी कैसे निकाल रहे हो। तीसरा पॉइंट, नेट एसेट वैल्यू जितनी भी होगी प्राइस 95% उससे कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्या लिखा है? फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, शॉर्ट में समझो पहले, स्क्रीन में देखेंगे सब। सेबी ने अलाउ किया म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन, किस ईयर की बात हो रही है? 13-14। सेबी ने अलाउ किया म्यूचुअल फंड के जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, यूनिट को खरीदना बेचना किया जा रहा है, डन थ्रू दी किसके थ्रू? स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। 2013-14 में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, दो टाइप के म्यूचुअल फंड के प्लान पड़े थे, एक रेगुलर और एक डायरेक्ट। मतलब बताओ जरा मुझे। और डायरेक्ट में एजेंट नहीं डिस्ट्रीब्यूटर बोलेंगे, एजेंट नहीं डिस्ट्रीब्यूटर बोलेंगे, याद आया? ठीक है, पहले भी एजेंट ही बोला था। चलो 13-14 म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर could use stock exchange platform to buy sell the mutual fund for the client। 13-14 में क्या फैसिलिटी थी कि डिस्ट्रीब्यूटर खुद क्या कर सकता था? अपने क्लाइंट के लिए स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्टली खरीद सकता था। 16 में क्या बोल दिया? सेबी ने अलाउ किया किसको? रजिस्टर्ड
इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इनको बोला भैया तुम भी कर सकते हो म्यूचुअल फंड, ऑल्सो यूज दिस सेम फैसिलिटी फॉर द डायरेक्ट प्लान. नेक्स्ट 2020, आज इन्वेस्टर देमसेल्फ, मतलब पहले ये फैसिलिटी किसके पास थी, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर ये फैसिलिटी किसके पास आ गई 2016 में, RIA, और आज की डेट में इन्वेस्टर खुद डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीद सकता है. मतलब दुनिया थोड़ी आसान हो गई है हमारी, है ना, लेकिन कहीं और दिक्कतें बढ़ गई है हमारी. एक जगह सही होती है, इजी होती है, दूसरी जगह प्रॉब्लम चलती रहती है. जीवन है, चलता रहेगा. क्लियर है? बस वो थोड़ा बोरिंग प्रेजेंटेशन है, ये थोड़ा अच्छे प्रेजेंटेशन में. डन, चलो वो रीड कर लेना. नीचे आ जाओ, क्या लिखा है, सेबी LODR आ गया. इन्होंने बोला सुनो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तुमको भी LODR मानना पड़ेगा. चलो LODR अगर मानना है तो कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं. द लिस्टेड कंपनी इंटीमेट दी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑफ द डेली, क्या बोल दिया, SBI म्यूचुअल फंड, तुम्हारी जो NAV कैलकुलेट होगी, तुम्हें डेली या फिर मंथली पोर्टफोलियो या फिर हाफ ईयरली पोर्टफोलियो सारी इंफॉर्मेशन याद करो. अपना चैप्टर LODR, इवेंट बेस्ड याद आ रहा है, मंथली याद आ रहा है, वन टाइम याद आ रहा है, हाफ ईयरली याद आ रहा है, एनुअली याद आ रहा है. एक नॉर्मल कंपनी को अगर ये करना है तो सुनो म्यूचुअल फंड तुमको भी ये करना है. कुछ तुम्हारी डेली नेट एसेट वैल्यू बतानी पड़ेगी या फिर मंथली हाफ ईयरली बतानी पड़ेगी, जो सेबी म्यूचुअल फंड के रेगुलेशन स्पेसिफाई करेंगे, वो सब आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. डन. नेक्स्ट, लिस्टेड एंटिटी इंटीमेट करेगा स्टॉक एक्सचेंज को. SBI म्यूचुअल फंड लिस्टेड एंटिटी देगा स्टॉक एक्सचेंज को, क्या क्या इन्फॉर्म करेगा, पहला यूनिट कैपिटल में क्या मूवमेंट्स आ रहे हैं बताओ, आपको क्या रेटिंग मिली है, ये रेट कौन देता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्या उसने रेट चेंज किया, कम तो नहीं कर दिया, बताओ. इम्पोजिशन ऑफ द पेनल्टी, और क्या तुम पे कभी कोई पेनल्टी लगी, बताओ. मटेरियल लिटिगेशन कोई केस हुआ है तो बताओ. SBI म्यूचुअल फंड को बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ये सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी. क्या क्या, कैपिटल में चेंज आया, रेटिंग ऊपर नीचे हो गई है, पेनल्टी लगी, या फिर मटेरियल लिटिगेशन, या फिर हमारे अगेंस्ट क्या ऑर्डर पास हुआ है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स. डन. वेबसाइट में ये इंफॉर्मेशन लिस्टेड कंपनी सबमिट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट टू, अपनी खुद की वेबसाइट में भी डिस्क्लोज करो ये सारी इंफॉर्मेशन. डन. अब कुछ नहीं, केसेस है. पहला केस का नाम बताओ क्या है, टोटल केस बताओ कितने, तीन ही केस है. तीसरा उन्होंने बहुत बिछा के बताया. बच्चों जब मैं बोलती हूँ केस रीड करने का, रीड करते हो पहले तो ये बताओ, करते हो, नॉलेज मिलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज. प्रैक्टिकली दिमाग बहुत वाइडर हो जाएगा, इसलिए पढ़ना जरूरी है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही हूँ कि थोड़ा सा सोच पाओगे कि हाँ यार कैसी चीजें चलती हैं, लोग कैसे काम करते हैं. ठीक है, यहाँ पे भी रीड आप ही को करना है, कंक्लूजन बस बता रही हूँ. पहला कंक्लूजन, सेबी वर्सेस श्रीराम म्यूचुअल फंड. चलो श्रीराम म्यूचुअल फंड, फोटो लेना है तो पहले फोटो ही ले लो ये, और छोटू, ठीक है. चलो क्या हो गया, कुछ आओ आओ आओ. श्रीराम म्यूचुअल फंड, ठीक है, डिड बिजनेस थ्रू, क्या करता था म्यूचुअल फंड, एसोसिएट के थ्रू काम करवाता था. मोर देन अलाउड, मतलब लिमिट है, उस लिमिट को क्रॉस कर दिया उसने, जो भी रेगुलेशन में दे रखा है. कितने बार ये रूल तोड़ा उसने, 6 क्वार्टर में तोड़ा, 12 टाइम्स. सेबी इम्पोज 5 लाख एंड 2 लाख, पहले 5 लाख फिर और 2 लाख. गुस्सा आ गया श्रीराम को, कहां चला गया, अभी तो सेबी ने दिया ना, सेट के पास गया. उसने बोला कोई इंटेंशन मेरी गलत नहीं थी, इंटेंशन तो मेरी सही थी. सुप्रीम कोर्ट तक बात गई. ठीक है, क्या दिखा, मेंस रे इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं दिखा, सिविल पेनल्टी बोला. ठीक है, तो रूल्स आर ब्रोकन, पेनल्टी अप्लाई इवन इफ वाज, भले ही गलती से किया है भाई, गलती से किया, गलती तो हुई ना, नुकसान तो हुआ सामने वाले का. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला सेबी की पेनल्टी एकदम सही है. सेबी में वापस, बेचारा वो कहां गया, सेबी सैट सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेजा, सेबी सही बोल रहा था. ठीक है, द म्यूचुअल फंड वॉलेट द सेबी रूल, फेस पेनल्टी इवन विदाउट बैड इंटेंशन. पूरी डिटेल पढ़ लेना, कंक्लूजन यही है लेकिन. ठीक है, चलो दूसरा केस,
सहारा, कुछ सुना है सहारा के बारे में? पूरा अपन ने स्टोरी समझी थी उसकी यूट्यूब से, है ना? चलो फैक्ट्स। जून 2023, सॉरी 23 जून 2011 सेबी ने ऑर्डर पास किया। दो सहारा ग्रुप याद आ रहा है? रिफंड करो मनी कलेक्शन फ्रॉम दी सेबी थ्रू ओएफसीबी, याद आ रहा है? सहारा के डायरेक्टर फ्रॉम वर्किंग विद दी एनी लिस्टेड या फिर फंड रेजिंग कंपनीज, जब तक रिफंड कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसकी तो अब डेथ ही हो गई, क्या बोले, ठीक है। चलो, सेबी इन्वेस्टिगेटेड सहारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी और उसके स्पॉन्सर को, फाउंड देम मैनेजमेंट ही सही नहीं था। याद करो क्या क्या किया था उसने। कितने ट्रक थे टोटल? 100 ट्रक से ज्यादा ही थे, है ना? पूरा भेजा था उसने। सेबी ने भी रैंडमली एक ट्रक को पकड़ लिया। वेरी गुड, कितनी ज्यादा। चलो, तो 2015 सेबी कैंसिल सहारा म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव, है ना? कैंसिल कर दिया था। सहारा ने अपील करी सैट, सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी उसकी अपील, बोला भैया सब सही बोल रहा है। सहारा ग्रुप और एएमसी को म्यूचुअल फंड बिजनेस में बार कर दिया, भैया तुम अब एंटर नहीं करोगे क्योंकि तुम हमारे हिसाब से क्या हो, अनफिट हो। डन। वो सहारा का ही पूरा केस है, लेकिन हाँ आपने बहुत डिटेल में समझ लिया, ठीक है। इसकी भी ठीक है। चलिए, अब लास्ट क्या है? नाम बताओ, किसका नाम दे दिया? ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है। क्या सुना था इसके बारे में? नहीं नहीं नहीं, बहुत पास है, बस जब पहुंचो पहुंचो। एक काम करो, पढ़ लो जाकर, याद नहीं आ रहा तो। जिसको याद आ रहा है वो ट्राई करे। देख लिया क्या? अब ढूंढ भी नहीं पाएंगे अपन तो, है ना? स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, हिस्ट्री पढ़ी थी, ओरिजिन पढ़ा था। स्टार्टिंग म्यूचुअल फंड के बैकग्राउंड में जाओ, ओरिजिन जहां पे हेडिंग था वहां पे देखो। सबसे पहला यूटीआई, सबसे पहला म्यूचुअल फंड क्या था? यूटीआई, फ्रैंकलिन टेम्पलिन। इसका मर्जर हुआ था किसके साथ? जौहरी, याद आ रहा है? आया, जौहरी था, क्या था? कैसे कुछ था? कोठारी, मैं जौहरी बोली थी। कोठारी। चलो, ज्वेलर से याद रखना अपन, है ना? कोठारी ज्वेलर याद रखना। सही बोला। मैं वही कह रही थी, पास तो है तू, और मैं कुछ जौहरी चली गई। ज्वेलर्स को जौहरी बोलने लगे, नाम याद नहीं आया। चलो, चलो लास्ट केस क्या बोला है? पहले लिख, फोटो खींच लो यार ये। अरे इसमें थोड़ी सी ज्यादा है, पहले ये फोटो लो। चले, दूसरी फोटो ये ले लो। हो गई, बस ये लास्ट। चलो पहले सीधा समरी पढ़ लो नीचे। क्या है? फ्रैंकलिन टेम्पलिन क्लोज स्कीम थी अलग अलग, कितनी? 6 डेट स्कीम 2020 में, ड्यू टू कोविड रिलेटेड लिक्विडिटी स्ट्रेस। जानते हो बच्चों, कोविड में बहुत दिक्कत हुई थी, ठीक है। उसने इन्वेस्टर का मनी वापस किया अंडर दी सेबी सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज एंड लेटर फेस दी रेगुलेटरी पेनल्टी, ठीक है। चलो, अब इसी की पूरी कहानी आपकी बुक ने तो कितने पेजेस में दे रखी है, ठीक है। इसके लिए सजेशन ये रहेगा, यही पढ़ लेना, वो मत पढ़ना, ठीक है। बाकियों का पढ़ लेना, इसका मत पढ़ना। चलो, ड्यूरिंग दी कोविड पेंडेमिक फ्रैंकलिन इंडिया डिसाइड क्या किया उसने? वाइंड अप 6 ऑफ इट्स डेट म्यूचुअल फंड स्कीम ड्यू टू हाई रिडम्पशन प्रेशर। इतना ज्यादा लिक्विडिटी, इतना ज्यादा इशू आ गया था लिक्विडिटी में और रिडम्पशन, तो दीज फंड इन्वेस्टर्स लो रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में था, लेस लिक्विड था, मेकिंग डिफिकल्ट टू मैनेज कैश ड्यूरिंग दी मार्केट स्ट्रेस। कुछ नहीं, जो समरी है वही ऊपर ये हेडिंग है, ठीक है। वाइवर स्कीम क्लोज क्यों बंद किया? इन्वेस्टर्स क्या करने लगे? रिडीम करने लगे वापस, क्योंकि भैया कोविड में किसी को किसी चीज में भरोसा नहीं, उसे लगा था कब मर जाएंगे भैया, अपने पेरेंट्स को ही बचा लो या अपने आप को ही बचा लो, ठीक है। लो मार्केट इंटरेस्ट रेट, इलिक्विड एसेट, प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर वैल्यू, एसेट मैनेजमेंट कंपनी डिसाइड वॉलंटरी क्लोज। उन्होंने कहा भैया लोग इतना मांग रहे हैं, इससे अच्छा वॉलंटरी क्लोज कर दो। विच स्कीम वर अफेक्टेड? 6 स्कीम थी, ठीक है, नाम दे रखे।
अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, लो ड्यूरेशन, इनकम अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा, ऐसे 6 नाम थे, बस नाम दे रखे। की इम्पैक्ट फॉर द इन्वेस्टर, नो फर्दर इन्वेस्टमेंट विड्रॉल, ठीक है। नेक्स्ट, असेट सोल्ड किया गया, मनी डिस्ट्रीब्यूट करे थे इन्वेस्टर्स को, टैक्स ऑन द गेन अप्लाइड डिपेंडिंग ऑफ द होल्डिंग पीरियड, टैक्स लग रहा था होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग। रेगुलेटरी कोर्ट एक्शन क्या लिया है, सेबी ने एडवाइस किया एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, भैया इन्वेस्टर का पैसा रिटर्न करो, ज्यादा अच्छा है। कर्नाटका हाई कोर्ट सपोर्ट करता है कि भैया क्लोज करो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इंस्टेड यूनिट होल्डर अप्रूवल, क्या बोल दिया कि बंद करो अप्रूवल लेकर। सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है वोटिंग की 96 इन्वेस्टर अगर अप्रूव करो तो भैया बंद करो। सेबी म्यूचुअल फंड वाज अपॉइंटेड टू हेल्प द लिक्विडेशन, सेबी सेबी बोली एसबीआई म्यूचुअल फंड को बुलाया गया कि भैया आप थोड़ी हेल्प करो इनकी। हमेशा बेचारे एसबीआई को बुला दिया जाता है कि भैया, है ना, डूब रहा है, बचाओ बचाओ। अब क्या करें, मेन तो वही है। आरबीआई तो बच्चा मेन बन गया, अदरवाइज एसबीआई था, उसी को आना था, लेकिन चीजें सिस्टमैटिकली करने के लिए आरबीआई अलग से एक सिस्टम तैयार किया गया, ठीक है। चलो, सेबी ऑल्सो फाउंड क्या, रेगुलेटरी वॉयलेशन, उसने देखा भैया इन्होंने तो क्या कर दिया था, फ्रैंकलिन एएमसी को फ्रॉम लॉन्चिंग न्यू डेट फंड फॉर 2 इयर्स। कुल मिलाकर ये कहानी है, इसको इसी से पढ़ो, मत पढ़ो, बुक में बहुत चटाई दे रखी है, ठीक है। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट नॉलेज आपको इतने में ही मिल जाएगा। यहाँ ये चैप्टर होता है ओवर, थ्योरी, अब प्रैक्टिकल। चलो कल प्रैक्टिकल करेंगे।